Hello everybody, welcome to this new lecture in the थर्मल फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो हम डिस्कशन कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने की कोशिश। तो क्लासिकल आइडियाज़ के बेसिस पे जो रेले जीन्स लॉ हमने डिराइव किया था वो तो बहुत बैडली फेल होता है। बहुत रिलेटिवली उसकी स्मॉल सक्सेस हैं, लेकिन बाकी वो बहुत बुरी तरह फेलियर्स हैं उसके। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ और इनडेफिनेटली जो फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व बढ़ता ही रहता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का, वो बहुत मेजर फेलियर है। तो फिर इसमें जो करेक्शन है कि मतलब हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग में कहीं कुछ बहुत कमी है, इसको जो समझाने की कोशिश की या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो समझाने की कोशिश की और जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट रहा वो था प्लैंक का। 1900 के आसपास प्लैंक ने अपना आइडिया दिया था, जिसको हम आज की डेट में प्लैंक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। और रियली ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था, एक बिल्कुल क्रांतिकारी कदम था फिजिक्स में, दैट लेड टू द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आपने क्वांटम मैकेनिक्स अगर अभी नहीं भी पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि 1900 के बाद ये फिज़िक्स में हमें जो एकदम नया डेवलपमेंट हुआ, जिसको आज की डेट में हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और उसको मैं तो इस तरह से कहूँगा, आवर वर्ल्ड इज़ इनहेरेंटली क्वांटम। हमारा जगत जो है, हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स इनहेरेंटली मूल तौर पे वो क्वांटम डायनेमिक्स के नियम से चलता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो 1900 से पहले की थी, उससे हमें एक बहुत रेडिकल, बिल्कुल रिवोल्यूशनरी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, एक जंप की ज़रूरत थी। तो वो प्रोवाइड किया प्लैंक ने अपनी हाइपोथेसिस की मदद से। ओके, प्लैंक की हाइपोथेसिस लेकिन जो है थोड़ा हिस्टोरिकल, मैं उसमें जाऊँगा। प्लैंक ने एक्चुअली जो अपना आइडिया दिया, क्वांटा का आइडिया जो होता है, एक तरह से वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग थी। रिवर्स इंजीनियरिंग को इस सेंस में आप समझ सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल कर्व हमारे पास थे। तो प्लैंक ने ये सोचा कि ये कर्व का जो फॉर्मूला है ये कैसे बन सकता है। मतलब पहले तो कौन सा फार्मूला इस कर्व को फिट करता है, और फिर ये वाला फार्मूला डिराइव किस तरह से हो सकता है, और उसकी फिजिक्स उन्होंने बाद में दी। ओके, लेकिन ओवरऑल बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप था। तो पहले उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक तरह से उसे आप गैस वर्क सोच सकते हैं, वैसे वो गैस वर्क नहीं था, वो भी बहुत साइंटिफिक वे में उन्होंने उस काम को किया था। बट पहले उन्होंने ये देखने की कोशिश की, ये जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन कर्व इस प्रकार का आता है, कौन सा फंक्शन हम इस्तेमाल करें ताकि ये वाला कर्व हमें मिले। फिर उन्होंने ये सोचा, ये वाला फंक्शन स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का, ये वाला फंक्शन जो कि अब इस कर्व को वो कर रहा है, ये वाला फंक्शन पे हम पहुंच कैसे सकते हैं, किस तरह की फिजिक्स को अप्लाई करके यहाँ पहुंच सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी, और उसके कारण फिर जिसे हम कहते हैं क्वांटम आइडियाज़ या क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म। और उसी के फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स से ही आगे बढ़ के आज की डेट में हम क्वांटम फील्ड थ्योरी, रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब उसके बाद का डेवलपमेंट है। तो रियली ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म है वो इसी घटना के साथ हुआ है। क्या आइडिया था प्लैंक का? प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए ज़्यादातर तो वही नोशंस लिए जो क्लासिकल आइडिया में थे, जो रेले जीन्स लॉ में थे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही थी, बस एक मेजर चेंज है। तो जैसे किस तरह की चीज़ें थी, माना जो हम कैविटी रेडिएशन को अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैविटी, इसके अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है, अगर मैं उसको कंप्यूट करने में इंटरेस्ट है मेरा, तो कैविटी अगर टेम्परेचर टी पे मेंटेन है, तो ये एजम्पशंस तो हैं कि कैविटी के अंदर जो रेडिएशन है वो स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में होता है, स्टैंडिंग वेव्स। ओके, ये सारे क्लासिकल जब डेरिवेशन जो रेले जीन्स लॉ है उसमें भी ये सारे थे। जस्ट मैंने लिस्ट किया, क्या पता एक आध छूट भी गए हों, लेकिन मेजर नोशंस तो वही हैं अभी तक। तो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, रेडिएशन जो है वो इक्विलिब्रियम में स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में होता है। तो स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म का मतलब जो डेंसिटी ऑफ मोड्स है उसका एक्सप्रेशन हमारा जो पहले हमने इस्तेमाल किया था वही होगा। ओके, दिस ऑसिलेशंस इन वॉल्स, ऑसिलेटर्स इन वॉल्स, जो कैविटी की वॉल्स हैं उसमें ऑसिलेटर्स हैं। वो ऑसिलेटर्स बेसिकली उनके हमें एग्जैक्ट नेचर पे जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वो इलेक्ट्रिक डाइपोल टाइप का कोई फीचर हो सकता है, ठीक है, ताकि वो न्यू फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक डाइपोल न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करे। ओके, तो फिर जो कैविटी के अंदर जो कैविटी रेडिएशन है, ये जो ऑसिलेटर्स हैं वाइब्रेशन के दौरान, अपने ऑसिलेशन के दौरान, ये लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करते रहते हैं। एब्जॉर्ब और इमिट किसकी फॉर्म में होती है? रेडिएशन की फॉर्म में। तो जो ऑसिलेटर्स हैं वॉल्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, वो लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट कर रहे हैं। ये सब क्लासिकल नोशन में भी ये सारे आइडियाज़ थे। फिर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इंट्रैक्शन का मतलब एब्जॉर्ब या इमिट होता है ओनली विद द ऑसिलेटर या ऑसिलेटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इन द वॉल्स। न्यू फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन इस कैविटी में मौजूद है, वॉल में जो उसी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर, या और भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करता है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर न्यू फ्रीक्वेंसी के ही रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है। और इस इंटरेक्शन का बेसिक मतलब ये है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जब सिस्टम कैविटी के वॉल्स कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे मेंटेन्ड हैं, तो एवरेज एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। क्लासिकल में भी हमने यही
आइडिया यूज़ किया था कि हाँ न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उसके साथ वो एनर्जी शेयर कर सकता है और कर रहा है लगातार, तो इसलिए इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जितनी एवरेज एनर्जी न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की होगी उतनी ही न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की। ये सब आइडियाज़। और उसके अलावा जो वॉल्स में ऑसिलेटर्स हैं न्यू फ्रीक्वेंसी के, न्यू डैश फ्रीक्वेंसी के और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, तो अगर आप केवल एक फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स को भी देखें, न्यू फ्रीक्वेंसी वालों को भी देखें, तो ऑसिलेटर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से, ये भी हमने क्लासिकल पिक्चर में, तो ये सारे नोशंस क्लासिकल पिक्चर वाले ही हैं। ये तो लागू होंगे ही, लेकिन जो मेजर जो प्लैंक हाइपोथेसिस है वो ये है। प्लैंक हाइपोथेसिस ये है द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मतलब एब्जॉर्प्शन या इमिशन between the radiation and oscillator obviously of same frequency। ये मैंने क्लैरिटी के लिए लिखा है। जब हम ये बोलते हैं कि हम एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, रेडिएशन और ऑसिलेटर की बात, तो हम पहले ही कह चुके हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, उन्हीं वालों के बीच बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि 10 हर्ट्ज़ का रेडिएशन और 50 हर्ट्ज़ वाला ऑसिलेटर, ओके, अगर ये 10 तो ये 10, ये न्यू तो ये न्यू। तो जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो होता है रेडिएशन और ऑसिलेटर के बीच, जिसका मतलब है एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है, इमिट होती है, माना ऑसिलेटर के टर्म में आप सोच रहे हैं, ऑसिलेटर की ने अगर एनर्जी इमिट कर दी उसकी, तो अपनी एनर्जी उसकी कम हो जाएगी और रेडिएशन की फॉर्म में वो एनर्जी हमें मिल जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा अप्लाई होना है, तो ऑसिलेटर अगर एनर्जी इमिट करेगा तो खुद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, रेडिएशन की एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर ऑसिलेटर की एनर्जी बढ़ती है तो वो कहाँ से बढ़ी, उसने रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो जो लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है रेडिएशन और ऑसिलेटर के बीच, दैट अकर्स इन पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड साइज। ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है ये पैकेट्स में होता है। पैकेट का मतलब क्या है, इस पैकेट के लिए आप अलग अलग शब्द वो कर सकते हैं, बंडल्स कहते हैं इसे, एनर्जी एलिमेंट्स कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, बाद में हम टेक्निकली इसे क्वांटा शब्द कहेंगे, लेकिन नोशन आप पैकेट की फॉर्म में ही समझ सकते हैं, सबसे बढ़िया। इनफैक्ट ये जो क्वांटा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्वांटा शब्द लैटिन के जिस शब्द से आता है उसका रफली मीनिंग पैकेट ही होता है। वैसे उसका मीनिंग पैकेट भी नहीं होता, उस क्वांटस शब्द है उसका मतलब होता है हाउ मच, कितनी मात्रा, तो रफली, लेकिन उससे आप पैकेट जैसा सोचें। तो इस आइडिया को समझने की कोशिश कीजिए। प्लैंक ने कहा ये होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है रेडिएशन और ऑसिलेटर जो है वॉल में, माना आप इस तरह से पिक्चर कीजिए, अब ये एक रेडिएशन आया या एक ऑसिलेटर है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ये इसको माना एनर्जी दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो क्लासिकल पिक्चर में ये नोशन था, ये इसको कितनी भी एनर्जी दे सकता है और इससे कितनी भी एनर्जी ले सकता है। लेकिन प्लैंक ने कहा नहीं, जब इनके बीच एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन और न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स के बीच ही होगा इंटरेक्शन, लेकिन इस इंटरेक्शन के दौरान जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, चाहे रेडिएशन से ऑसिलेटर को मिले एनर्जी, एब्जॉर्प्शन जिसे आप कहते हैं, या यहाँ से रेडिएशन को एनर्जी मिले जिसे हम इमिशन कहते हैं, दोनों केस में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो एक पैकेट के फॉर्म में होगा। पैकेट का मतलब ये है, पैकेट को आप इस तरह से सोचिए, माना आप दुकान में, इससे ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा सर्व करता है, माना आप दुकान में चीनी लेने जाते हैं, ठीक है, सामान्यतः आप खुली चीनी जब लेते हैं आप दुकानदार से 1 किलो चीनी भी तुलवा सकते हैं, लेकिन आप उससे चाहें तो आप बोल सकते हैं नहीं नहीं भाई मुझे 780 ग्राम चीनी चाहिए या 782.5। अगर उस पर उतना बढ़िया तराजू है और चीनी के ग्रेन्स बहुत छोटे छोटे हैं, आप उसे करके उसका बुरादा बना दीजिए बल्कि, ठीक है, तो आप उससे 782.5 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं या 782.6 भी ले सकते हैं या 782.7। ये कंटिन्यूस केस है कितना भी। लेकिन माना चीनी आती है आधे आधे किलो के पैकेट्स में, आजकल इस तरह के में मार्केट्स में आने लग गए, सारा सामान पैकिंग में आता है, पीछे से पैक होके आ रहा है। तो अगर चीनी केवल आधा किलो के पैकेट्स में आ रही है तो आपके और दुकानदार के बीच जो चीनी का एक्सचेंज है वो या तो 0 पैकेट्स का होगा, आप दुकानदार से कोई पैकेट नहीं ले रहे हैं, 0 अमाउंट ऑफ चीनी आपको मिली, या आप दुकानदार से 1 पैकेट ले सकते हैं, पैकेट फाड़ने की इजाज़त नहीं है, तो 500 ग्राम का 1 पैकेट, तो जो ट्रांसफ़र है वो या तो 0 का होगा या 500 ग्राम का होगा, या आप हो सकता है दुकानदार से 2 पैकेट मांगें तो तब ट्रांसफ़र कितने होगा, 500 गुणा के 2 1000 का, या 3 पैकेट ले सकते हैं 1500। तो इस समय मतलब अगर पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है किसी चीज़ का, तो इसका मतलब या तो ट्रांसफ़र 0 का होगा या 500 का होगा या 1000 का होगा या 1500 का होगा या 2000। यही नोशन यहाँ पे है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र जो इसके और इसके बीच में होता है वो पैकेट्स या बंडल की फॉर्म में होता है। ओके दिस, तो ये है मतलब दिस। और हर पैकेट का जो साइज़ है, और वो पैकेट कितना बड़ा है, जैसे हम चीनी में कह रहे हैं पैकेट 500 ग्राम का है, हो सकता है किसी दूसरी दुकान पे आप जाएं वहाँ 700 ग्राम के पैकेट हो सकता है आप 700 ग्राम में पैक करके आ रही है पीछे से चीनी, तो तब उस दुकानदार से आप सामान लेंगे, उस समय इंटरेक्शन करेंगे उस से चीनी का, तो
0 ग्राम चीनी ले सकते हैं, 700 ग्राम ले सकते हैं, 1400 ले सकते हैं, 2100 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम ये बात कर रहे हैं अच्छा कि हाँ न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन और न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर इंटरेक्ट तो कर रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी का एक्सचेंज केवल पैकेट्स में होगा और हर पैकेट का साइज़ बराबर है और उस पैकेट का साइज़ जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहे इसकी मानो चाहे इसकी मानो, दोनों की बराबर है, जो इंटरेक्ट करते हैं दोनों के बराबर। पर सामान्यतः हम उसे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि जो पैकेट का साइज़ है, जो इनके बीच एनर्जी पैकेट भी वो किस चीज़ का है, एनर्जी का। वो कोई एक्चुअल पैकेट नहीं है किसी चीज़ का बना हुआ कि हाँ ये वो पैकेट केवल एनर्जी के साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए ये शब्द एनर्जी बंडल एलिमेंट या एनर्जी बंडल भी काफ़ी अच्छा शब्द है। एनर्जी का जितना ट्रांसफ़र होना है वो न्यू के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लाते हैं एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। आप पीछे एलिमेंट्री क्लासेस से इसको काफ़ी पीछे से जानते हैं, बट एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट पहली बार इस तरह के एक्सप्रेशन में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो एक एनर्जी क्वांटा का साइज़ है, ये ई के बजाय मैंने इसे इस तरह का ई लिखा है, एप्सिलॉन लिखने की कोशिश की है, ठीक है। आप सिंबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक क्वांटा का जो एनर्जी कंटेंट है, कितनी एनर्जी उस पैकेट में है, एनर्जी का ही पैकेट है वो, तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो है एच टाइम्स न्यू रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, और उसको एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ओके, आप देख सकते हैं एच एक बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा, 10⁻³ के ऑर्डर का है, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जीरो नहीं है। पैकेट बहुत छोटे छोटे हैं, एच छोटे होने का मतलब क्या है, एनर्जी के जो पैकेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, लेकिन पैकेट है। आप ऐसा सोचिए चीनी के पैकेट 500 ग्राम के नहीं हैं, चीनी के पैकेट केवल 10-10 ग्राम के हैं, पर फिर भी आपको कम से कम या तो 10 ग्राम चीनी मिलेगी या 20 मिलेगी या 30 मिलेगी या 40 मिलेगी। आपको 1 ग्राम या 12 ग्राम या 14 ग्राम चीनी की आप डिमांड नहीं कर सकते। आप चीनी जो आपको मिलेगी वो केवल 0 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम या 30 ग्राम या 40, अगर पैकेट बहुत छोटा भी है तो। ये इसी चीज़ को हम फिर कहते हैं क्वांटाइजेशन। अब एनर्जी का क्वांटाइजेशन होने वाला है। अभी तो हम केवल एक पैकेट की बात कर रहे हैं, या इस तरह के कई पैकेट्स का भी एक्सचेंज हो सकता है। पहले एक पैकेट का एक्सचेंज हुआ एनर्जी का, फिर बाद में फिर दूसरे पैकेट का एक्सचेंज हुआ, और फिर कभी इधर से इधर का पैकेट का एक्सचेंज हुआ। लेकिन हमेशा न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर और न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के बीच जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा उसकी अमाउंट इतनी होगी, एक टाइम पे इतनी होगी। फिर 2 बार कर सकते हैं, 2 ही पैकेट इस साइज़ के हो सकते हैं, तो उसको आप सोचिए पहले एक पैकेट और फिर दूसरा पैकेट। तो हमेशा एनर्जी का एक्सचेंज एच न्यू इस क्वांटा के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो वेरी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रांसफर होता है। वेरी स्मॉल लिखना बहुत अच्छा नहीं था। वेरी स्मॉल तो ऐसा है अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, गामा रे का फोटोन हो या उससे भी ज़्यादा ऊपर जिन्हें हम कॉस्मिक रेज कहते हैं, उनका अगर कोई फोटोन हो तो एच अगर छोटा भी है तो न्यू से मल्टीप्लाई करके ये नंबर सफिशिएंटली लार्ज बन भी सकता है। बट नोशन मेरा ये था कि एच क्योंकि बहुत स्मॉल है तो जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उस पर तो ये पैकेट्स जो हैं रियली क्या हैं, बहुत स्मॉल वेरी स्मॉल एनर्जी पैकेट्स हैं। ओके, तो यही है प्लैंक हाइपोथेसिस। प्लैंक की जो परिकल्पना है कि जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बाकी तो आइडिया वही है, एक्सचेंज होता है एनर्जी का, वो क्लासिकल में भी था, यहाँ भी था। बट क्लासिकल पिक्चर में ये था एनर्जी का एक्सचेंज कितनी भी मात्रा में हो सकता है, स्मॉल मात्रा में भी हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट प्लैंक कह रहे हैं नहीं, एनर्जी का एक्सचेंज एच न्यू या उसके मल्टीपल में होगा। मल्टीपल का मतलब समझ रहे हैं, एक एच न्यू का ट्रांसफर हुआ एक बार एनर्जी का, फिर से एक एच न्यू का और ट्रांसफर हो गया, तो कुल मिला के 2 एच न्यू का ट्रांसफर हो गया, फिर एक और का ट्रांसफर हो गया तो 3 एच न्यू हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 1.6 एच न्यू एनर्जी का ट्रांसफर हो जाए, या तो 1 एच न्यू को होगा या 2 एच न्यू होगा या 3 एच न्यू। तो यही है प्लैंक्स हाइपोथेसिस। तो अब इसके इम्प्लीकेशंस हम देखेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और अन्य चीज़ें हमारी समझ में आती हैं, दैट वी विल सी इन अ मोमेंट। उस पिक्चर को मैंने यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी देने की कोशिश की है। ये न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है और ये न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर है, और ये किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश का रेडिएशन है, तो ये उस न्यू डैश फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर से इंटरेक्ट कर रहा होगा। दो अलग अलग और भी होंगे, बट दिस तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी वाला न्यू से इंटरेक्ट करेगा। ये डबल एरो दिखाने का मतलब है, हो सकता है रेडिएशन से एनर्जी ऑसिलेटर में जाए या ऑसिलेटर से एनर्जी हो सकता है रेडिएशन में आए, इमिशन एब्जॉर्प्शन। ऐसे ही इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। लेकिन जब भी इनके बीच इंटरेक्शन होगा तो जो साइज़ ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी पैकेट जिसका एनर्जी का ट्रांसफ़र जितना यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ होना पॉसिबल है, वो इस समय होगा एच टाइम्स न्यू। इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। इस केस में जो होगा ट्रांसफ़र, इस समय एनर्जी पैकेट का साइज़ जो है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, तो इनके बीच के एनर्जी पैकेट का साइज़ होगा एच न्यू डैश। माना थोड़ी देर के सोचें, न्यू डैश न्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इनके बीच के एनर्जी पैकेट्स जो हैं, हर पैकेट एच न्यू साइज़ का है।
जबकि अगर न्यू डैश बड़ा है, माना हायर फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन और हायर फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेटर को हम देख रहे हैं, तो उनके बीच का जो क्वांटा है, एनर्जी पैकेट है, उसका साइज रिलेटिवली इसके मुकाबले बड़ा है। ओके, तो दिस इज़ द नोशन ऑफ दिस। तो उसी चीज़ को मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है, प्लैंक्स हाइपोथेसिस जो समझी हमने उसको एक लाइन में या दो लाइन में अगर मैं वो कंडेंस करना चाहूँ, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का आदान प्रदान है, एक्सचेंज है किसके बीच, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इम्प्लाइड है, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्वांटा। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्वांटा की फॉर्म में होता है, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ऑफ साइज, और हर एक पैकेट का साइज होता है एच न्यू। ओके, एच न्यू। न्यू क्लैरिटी के लिए फिर लिख दिया है, न्यू कॉमन फ्रीक्वेंसी है जो इंटरेक्ट करने वाला रेडिएशन और ऑसिलेटर। अगर आप इनकी बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी न्यू है, अगर इनकी बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, एंड सो ऑन। ओके, बस ये जो ये फीचर है, इस फीचर को हम कहते हैं डिस्क्रीट या डिस्क्रीटनेस का फीचर। डिस्क्रीट शब्द कंटिन्यूस का अपोजिट है। कंटिन्यूस वही, आप पहले एनर्जी का कितना भी एक्सचेंज कर सकते थे, 1 यूनिट एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती थी और 0.1 यूनिट भी हो सकती थी और 0.1111 कितनी भी यूनिट एक्सचेंज हो सकती थी। बट अगर माना से एच न्यू की वैल्यू मेरे लिए 3 बन रही है, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी न्यू के लिए सूटेबल यूनिट्स में एच न्यू की वैल्यू अगर 3 बन रही है, तो इसका मतलब इस समय तो जो एनर्जी एक्सचेंज है 0.1 या 0.2 या 0.3 या इवन 1 यूनिट या 2 यूनिट का भी नहीं हो सकता है, या 2.7 या 2.9 यूनिट का भी नहीं हो सकता है। अगर एच न्यू की वैल्यू 3 है तो जो एनर्जी का एक्सचेंज है या तो 3 यूनिट्स का होगा, या 2 बार इतना ही एक्सचेंज हो जाए तो 6 यूनिट का हो सकता है, या 3 बार हो जाए तो 9, 4 बार हो जाए 12। डिस्क्रीट, अलग अलग। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है अलग अलग वैल्यूज़, उसी को हम बाद में टेक्निकली क्वांटाइजेशन कहते हैं, कंटिन्यूस वर्सेस दिस। तो क्लासिकल पिक्चर जहाँ क्लासिकल नोशन में जहाँ एनर्जी का एक्सचेंज डिस्क्रीट था, प्लैंक हाइपोथेसिस जिससे क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, वो कहता है नहीं, एनर्जी का एक्सचेंज डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ओके, ये डिस्क्रीट या क्वांटा का जो आइडिया है फिज़िक्स में पहली बार आया। इसे ऐसा कहा जाता है कि प्लैंक ने सबसे पहली बार क्वांटा का आइडिया दिया। अब वैसे एक सेंस में ये सही भी है और एक सेंस में गलत भी है। गलत सेंस किस सेंस में है, एक छोटा सी एग्जांपल लें। इलेक्ट्रॉन की खोज 1900 से पहले हो गई थी, थॉमसन टाइप एक्सपेरिमेंट, और उनसे इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, और मिलिकन और इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मेज़र कर लिया था बाकी एक्सपेरिमेंट्स ने, और ये पता लग गया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इनफैक्ट वो पता कैसे चला था, जब भी उन्होंने किसी एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट का चार्ज मेज़र किया, एलिमेंट्री नहीं मतलब स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट का, ऑयल ड्रॉप्स या किसी का, तो उसका चार्ज उन्हें 1.6 × 10⁻19 का मल्टीपल मिला। मतलब अगर आप चार्ज के टर्म में सोचें, 1.6 × 10⁻19 कूलाम चार्ज का सबसे छोटा पैकेट है। इस पैकेट में ही चार्ज आता है। इस समय एनर्जी पैकेट की बात नहीं हो रही है, इस समय चार्ज के पैकेट की बात हो रही है। तो फिर हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे 2 यूनिट चार्ज हो तो उसका चार्ज 2 × 1.6, ऐसे ही 5 यूनिट चार्ज हो। तो क्वांटा का नोशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे था, बट उस सेंस में कि ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे कि हाँ, एक्सपेरिमेंट्स ने बताया था कि हाँ, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसे हम चार्ज का क्वांटाइजेशन कह सकते हैं, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज क्वांटाइजेशन। लेकिन एनर्जी में क्वांटाइजेशन का जो नोशन है, जो कहीं से दूर से कहीं से एक्सपेरिमेंट से नज़र भी नहीं आ रहा था कि ऐसा होना चाहिए, प्लैंक ने अपनी हाइपोथेसिस में कहा नहीं जी, एक्सचेंज के टाइम पे इस एक्सचेंज के टाइम पे एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो क्वांटा की फॉर्म में होता है। इसीलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि क्वांटा जो इंट्रोडक्शन है, क्वांटम आइडिया का जो इंट्रोडक्शन है, वो प्लैंक ने किया, और वो सही भी है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, ये चीज़ मैंने यहाँ भी अंडरलाइन कर रखी है और मैं फिर से इस चीज़ को यहाँ पे लिखा है, जस्ट एनर्जी एक्सचेंज बाय रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। प्लैंक ने इनिशियली केवल ये कहा था एक्सचेंज जिस समय एनर्जी का होता है रेडिएशन और ऑसिलेटर के बीच, वो क्वांटम की फॉर्म में होता है। उन्होंने रेडिएशन के नेचर के बारे में खुद कुछ नहीं बताया कि रेडिएशन की एनर्जी अपने आप किस तरह की होती है। मतलब रेडिएशन का मतलब आप ये सोचें, ये 1900 के आसपास की कहानी है, और ये कहानी वैसे हम आज की डेट में मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर फिर भी आपको क्लैरिटी फॉर्म में दी जा रही हैं। जब 1900 के आसपास ये आइडिया दिया गया था, इतनी क्लैरिटी आइडियाज़ में नहीं थी। ये आइडियाज़ आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं था, वहाँ पे भी आइडिया इस फॉर्म में नहीं दिया गया था। ये ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स ये आइडिया इस तरह से इस्टेब्लिश हुए हैं। 1900 से 1930 तक लगभग क्वांटम मैकेनिक्स इस्टेब्लिश हुई, तो उस दौरान ही ये आइडियाज़ सीमेंट हुए। तो एक मोटी लेकिन एक पिक्चर जो प्लैंक ने दी थी, लेकिन उस पिक्चर में भी नोशन ये था, केवल एक्सचेंज के टाइम पे जो एनर्जी है उसके लिए आप पैकेट फॉर्म आप सोच सकते हैं, लेकिन खुद ये जो रेडिएशन जब ट्रैवल करता है तो ये वेव फॉर्म ही है। क्लासिकल पिक्चर में रेडिएशन वेव था,
ये भी कह रहे हैं, प्लैंक भी कह रहे हैं कि रेडिएशन बाकी तो वेव की तरह ही है, लेकिन जब वॉल्स के ऑसिलेटर के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की बात आती है तो उस समय एनर्जी का एक्सचेंज क्वांटा की फॉर्म में होता है। तो रेडिएशन के नेचर को उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया कि रेडिएशन का नेचर क्या है, उन्होंने केवल ये क्या एक्सचेंज के टाइम पे एक्सचेंज क्वांटा की फॉर्म में होता है। ओके, जस्ट द एनर्जी एक्सचेंज बाय रेडिएशन इज क्वांटाइज। एनर्जी का जो एक्सचेंज है, चाहे रेडिएशन से ऑसिलेटर को एनर्जी मिली या ऑसिलेटर से रेडिएशन को एनर्जी मिली, वो एच न्यू क्वांटा के साइज में होगी। ओके, क्वांटाज ऑफ एच न्यू साइज में होगी। नथिंग अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी का मतलब, एनर्जी प्रोपोगेशन मतलब रेडिएशन, रेडिएशन एनर्जी का प्रोपोगेशन तो होता है। तो प्रोपोगेट होते वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोपोगेट हो रही है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में 1905 में जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की, तब उन्होंने ये नोशन दिया कि लाइट जो है, रेडिएशन जो है, वो मूव भी क्वांटा की फॉर्म में करता है। यहाँ पे तो केवल एनर्जी एक्सचेंज की बात हो रही थी कि एनर्जी एक्सचेंज के टाइम पे क्वांटा, लेकिन आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए ये कहा और उसके आधार पे इसकी व्याख्या हो पाई कि लाइट जब ट्रैवल भी करती है तो उस समय भी वो क्वांटा, क्वांटा मतलब पैकेट्स, पैकेट मतलब पार्टिकल, लाइट का जिसे आप कहते हैं कि पार्टिकल नेचर होता है अंडर सुटेबल कंडीशंस, तो वो बाद में 1905 में आया। तो 1900 तक रेडिएशन का नेचर अभी भी प्योरली वेव नेचर ही है, रेडिएशन के नेचर में पार्टिकल नेचर अभी तक नहीं आया है। केवल बात इतनी भी है, एनर्जी का एक्सचेंज के टाइम पे एक्सचेंज जो है वो एच न्यू के मल्टीपल में होगा। ओके, दिस थिंग। और इसी चीज़ के ये फोटोन शब्द जो है ये एक्चुअली इसके बाद आया, वैसे इस्तेमाल हिस्टोरिकली जब भी हुआ हो, पर जिसे हम फोटोन कहते हैं आज की डेट में, जिसे आप लाइट का पार्टिकल, लाइट का क्वांटा जिसे हम कहते हैं, वो नोशन एक्चुअली 1905 के बाद आया। तो अभी लाइट क्वांटा का नोशन नहीं है, ठीक है। इसको फोटोन नहीं कह सकते, ये केवल एक एनर्जी पैकेट है, रेडिएशन और इसके बीच जो एनर्जी का पैकेट है दिस। इस चीज़ को मैंने सिम्बॉलिकली ऐसे दिखाया, इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये जस्ट सिम्बॉलिकली है। ये एक ऑसिलेटर है, अभी इसमें बाकी जो फीचर्स हैं उसको भूल जाओ। ऑसिलेटर मैंने आपको कहा हम इस तरह का फिगर ऑसिलेटर के लिए बनाते हैं। ऑसिलेटर फिजिकली तो कुछ ऐसा दिखता है, स्प्रिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके जब हम एनर्जी लेवल में उसे प्लॉट करते हैं तो हम उसे यूजुअली ऐसे दिखाते हैं। उसका रीज़न ये है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, हाफ kx² पोटेंशियल एनर्जी, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है एक्चुअली, ठीक है। तो इसी इसको इस तरह सोचिए, हम इस एक्सिस के अलॉन्ग टोटल एनर्जी भी दिखाएंगे और इसी एक्सिस के अलॉन्ग हम अगर पोटेंशियल एनर्जी को भी दिखाएं तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व तो ये आ गया। तो अब सिचुएशन ये है, माना ये न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर को मैंने दर्शाया, ये न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, बहुत सारा हो सकता है, केवल वो ना है, बहुत कुछ मात्रा है, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन के हिसाब से न्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन की कुछ मात्रा है, ठीक है। ये रेडिएशन जब इस ऑसिलेटर से इंटरेक्ट करने आता है, इंटरेक्ट मतलब जब एनर्जी एक्सचेंज करने की बात आएगी, चाहे यहाँ से यहाँ जाए एनर्जी, चाहे यहाँ से यहाँ जाए एनर्जी, तो वो पैकेट्स की फॉर्म होगा। ये पैकेट कोई एक्चुअल आप फिजिकली ये ना सोचें कि एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, केवल ये है, ये ऑसिलेटर जब दीवार को स्ट्राइक किया तो दीवार के ऑसिलेटर के साथ जब वो इंटरेक्ट कर रहा है तो या तो एच न्यू एनर्जी इसे दे देगा या एच न्यू एनर्जी इससे ले लेगा। बस ये है, इस फिगर का फिगरेटिव मीनिंग ये है। ये मैंने लिखा भी है, हम फोटोन की शब्दावली आप पहले से जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप ये ना सोचें मैं ये फोटोन दिखा रहा हूँ, ये पैकेट्स टाइप के जो दिखाए हैं, दीज आर नॉट फोटोन्स, फोटोन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जस्ट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट दीज आर द एनर्जी पैकेट्स फॉर एक्सचेंज। एनर्जी जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होनी है, या तो एक पैकेट इसको मिल जाएगा, या फिर इसको 2 पैकेट भी मिल सकते हैं, या 3, या ऐसा भी हो सकता है एक पैकेट यहाँ से यहाँ आ जाए, या ऐसे हो यहाँ से यहाँ 2 पैकेट गए इसमें एनर्जी और फिर एक पैकेट फिर वापस आ गया। लेकिन एनर्जी का जो ट्रांसफ़र रेडिएशन और इसके बीच होगा वो ना एच न्यू से ज़्यादा का होगा ना एच न्यू से कम का होगा। ज़्यादा हो सकता है इस सेंस में 2 बार ट्रांसफ़र हो जाए, 3 बार हो जाए, लेकिन 0.7 एच न्यू का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, 0.5 एच न्यू का, आधे एच न्यू का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वो संभावना नहीं है, पैकेट की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा। तो इसके इम्प्लीकेशंस देखिए, ये जो हमने प्लैंक ने इतना ही आइडिया दिया, ये तो इतना मैं समझा के बोल रहा हूँ, सिंपली प्लैंक ने कहा इसके और इसके बीच का जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो एच न्यू पैकेट्स की साइज़ में होगा। तो इसके इम्प्लीकेशंस देखिए, कितने डीप इम्प्लीकेशंस इस छोटे से आइडिया के हैं। अब जो ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल से मेरा मतलब है जिसको हम बाद में कहेंगे ऑसिलेटर की अलाउड एनर्जीज़, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की क्या क्या एनर्जी पॉसिबल हैं उनको हम उसकी अलाउड एनर्जी कहते हैं। तो अब वो उसकी अलाउड एनर्जीज़ भी डिस्क्रीट हो जाएंगी। पहले इस आइडिया को समझ लें आप। माना ये मेरा ऑसिलेटर है, मैं फिजिकली उस ऑसिलेटर को ये दिखा रहा हूँ, चलो ये और ये दोनों ग्राफ, ताकि मैं उसकी एनर्जी भी दिखा सकूं। माना अभी ऑसिलेटर, न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर जो है ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये भी एक तरह की ऑसिलेशन स्टेट है, जीरो ऑसिलेशन, कोई ऑसिलेशन नहीं कर रहा है। तो जब वो कोई ऑसिलेशन नहीं कर रहा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 0।
ये सबसे इस तरफ को हम एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, तो ये ओके। अब हम प्लैंक हाइपोथेसिस के हिसाब से देख रहे हैं, ये ऑसिलेटर को अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इससे इंटरेक्ट करने आए और वो इसे एक एचन्यू पैकेट दे दे, एचन्यू पैकेट का मतलब इतनी एनर्जी इसको दे दे, कितनी, एचन्यू के बराबर, तो अब इस ऑसिलेटर को कुछ एनर्जी मिल गई तो ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा, माना अपनी मेन स्टेट में यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा, ये ऐसे 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 छोटे से ऑसिलेशन, एचन्यू थोड़ा सी एनर्जी मिली तो थोड़ा सी ऑसिलेशन करना शुरू किया। तो अब उस ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी हो गई, पहले जीरो थी, अब उसे एच न्यू एनर्जी मिल गई, तो माना ये एच न्यू के बराबर है। आप इस लाइन को और आगे पीछे तक भी बना सकते हैं, ये जीरो है, जीरो लेवल एनर्जी में एच न्यू लेवल, लेकिन नॉर्मली इस लाइन को हम केवल यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं। इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक बनाने का मतलब एक्चुअली ये होता है, ये जो हम दिखाते हैं ना कि एच न्यू एनर्जी के साथ ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेशन कर सकता है, तो वो पोजीशन इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हमने एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट किया होता है, माना पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो ये, तो इस लाइन को हम चाहे तो आप इतना लंबा भी दिखा सकते हैं। इस लाइन का मतलब इस एनर्जी स्केल पे इस लाइन ने इसको एच न्यू पे कट किया है, ये जीरो पे थी लाइन, एच न्यू पे। ऑसिलेटर की एनर्जी या तो जीरो होगी या फिर होगी एच न्यू, एच न्यू। और अब ये एच न्यू वाला ऑसिलेटर फिर इस रेडिएशन से इंटरेक्ट कर सकता है देर सवेर, तो ये एच न्यू एनर्जी, ये जब अगर माना इसे एनर्जी वापस करता है, वापस मतलब अब की बार अगर एनर्जी का इमिशन हो रहा है, आप इस लेवल पे आ चुके हैं, एच न्यू एनर्जी पे आ चुके हैं, तो इमिशन करते हुए भी एनर्जी का जो इमिशन होगा वो एच न्यू साइज़ में होगा, मतलब इसकी एनर्जी एच न्यू कम हो जाएगी और रेडिएशन की एनर्जी फिर से एच न्यू बढ़ जाएगी। हम केवल ऑसिलेटर को देख रहे हैं, तो ऑसिलेटर की एनर्जी अगर एच न्यू है, इतना वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सी वाइब्रेशन है एच न्यू एनर्जी के बराबर, और उसने एच न्यू एनर्जी रेडिएशन को दे दी पैकेट की फॉर्म में, तो फिर उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो एनर्जी या तो ये होगी या ये, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन और हो सकती है, इसकी एनर्जी जब एच न्यू है, थोड़ा सी ये वाइब्रेशन कर रहा है, रेडिएशन से इंटरेक्ट करके, और जब रेडिएशन से इंटरेक्ट करने का मतलब ये है फिर से अगर एनर्जी लेगा तो एच न्यू साइज़ में ही लेगा, तो एच न्यू एनर्जी पहले से और एच न्यू एनर्जी फिर से रेडिएशन से लेगा, मतलब जिसको हम कह सकते हैं एक क्वांटा एब्जॉर्ब किया और फिर दूसरा क्वांटा एब्जॉर्ब किया एनर्जी का क्वांटा, तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2h। अब मैं इस लाइन को आगे और आगे तक नहीं बना रहा हूँ, केवल ये जो पैराबोला है जिसे हम जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है केवल उसके यहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एनर्जी लेवल कितने पे है, 2h। और फिर वही चीज़ हो सकती है, 2h न्यू वाला अगर एनर्जी दे, रेडिएशन को एनर्जी दे, तो वो h न्यू एनर्जी पे आ सकता है, फिर से वो एब्जॉर्ब करे 2h न्यू, जो भी हो प्रोसेस। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे ऑसिलेटर जो है न्यू फ्रीक्वेंसी का, वो अपने पास कितनी एनर्जी कैरी कर सकता है, वो या तो अपने पे 0h न्यू एनर्जी कैरी कर सकता है, या 1h न्यू कैरी कर सकता है, या 2h न्यू कैरी कर सकता है, या 3h न्यू, या 4h न्यू, एंड सो ऑन। इसी को हम कहते हैं ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्वांटाइज्ड हो चुके हैं। क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रीट को आप इससे कंपेयर कीजिए, ये रेड लाइंस जो मैंने बनाई हैं यही है, देखिए ये लाइंस छोटी, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ये लाइन जीरो लेंथ की, ऑलमोस्ट नहीं जीरो लेंथ की है, यहाँ इतने बड़े का मतलब क्या है, जब एच न्यू एनर्जी होती है तो वो यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेशन करेगा ऑसिलेटर इतनी दूरी तक, और जब उसकी एनर्जी 4h न्यू होती है तो वो ज़्यादा दूरी तक डिस्प्लेसमेंट करता है, वही वाला ऑसिलेटर, तो वो चीज़ इस फिगर में सब कुछ कैप्चर हो जाता है। अदरवाइज़ वैसे पैराबोला बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये नॉर्मली कन्वेंशन है, जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल दिखाते हैं तो उसको इस पोटेंशियल एनर्जी के पैराबोला के अंदर ही दिखाते हैं। वैसे इसके बहुत और मीनिंग्स भी हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई एनर्जी लेवल अपने बाउंड्री पॉइंट्स को टच करता है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व को कट करता है, इनको हम कहते हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, बट लेट मी नॉट गो इनटू दैट। तो जो प्लैंक का सिंपल सी आइडिया था, ये रेडिएशन न्यू फ्रीक्वेंसी का इस ऑसिलेटर के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने को तैयार है, लेकिन वो इस तरह से होगा, या तो एक पैकेट एनर्जी का यहाँ जाएगा या एक पैकेट वापस आएगा, फिर एक एक करके 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, ऐसे ही यहाँ से 3 भी वापस आ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एनर्जी अगर 0 है तो 1 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब करके एच न्यू पे जा सकता है, एच न्यू एनर्जी पे जब है तो एब्जॉर्ब करके करेगा एक और पैकेट तो 2h न्यू पे जाएगा, बाय द वे वापस कर देगा तो फिर 0 पे आएगा, और 0 से नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है, टोटल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो माना मिनिमम एनर्जी 0 से स्टार्ट करें तो एच न्यू, और माना हम केवल एब्जॉर्प्शन देखें, अगर कहीं पे इमिशन होगा तो फिर नीचे आ जाएगा, तो एक और यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक और क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा तो 2h न्यू हो जाएगी ऑसिलेटर की एनर्जी, एक और क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा 3h न्यू, एक और क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा 4h न्यू। तो इन जनरल, और ऐसा होते होते इन्फिनिटी तक, हाँ ऐसा हो सकता है ये ऑसिलेटर की एनर्जी 10,000 h न्यू भी हो सकती है, इस तरह के 10,000 पैकेट ग्रेजुअली अगर एब्जॉर्ब कर ले तो 10,000 h न्यू हो सकता है, या 1 करोड़ h न्यू हो सकता है, या और ज़्यादा। तो अप टू इन्फिनिटी कोई भी एनर्जी पॉसिबल है, लेकिन
पैकेट्स का साइज़ एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू, ये वही है। आप दुकानदार से 1-1 किलो, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1 किलो की चीनी के पैकेट मानूँ तो आपके पास जो चीनी की मात्रा हो सकती है उस एक्सचेंज के दौरान आपके हाथ में या तो 1 किलो 0 किलो चीनी हो सकती है, या 1 किलो चीनी, या 2 किलो, या 3 किलो, या 4 किलो, या 5 किलो, या 100 किलो, या 1000 किलो, या 1 करोड़ किलो, अप टू इन्फिनिटी। अगर दुकानदार पे कोई कमी नहीं है, आप कितनी भी चीनी ले सकते हैं, बट वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगी। तो यही नोशन है। तो ये केवल प्लैंक के आइडिया से इमीडिएटली जो फ़र्क पड़ा, आप इसको अब इस पिक्चर से कंपेयर कीजिए। क्लासिकल टाइम पे मैं ये पिक्चर बना रहा था, वहाँ पे ये पिक्चर शायद आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, पर इस पिक्चर का मतलब क्या है, यहाँ सारे लेवल्स पॉसिबल हैं। मतलब यहाँ हमने यहाँ कोई लाइन नहीं बनाई, अब मैं बना रहा हूँ लेकिन ये लाइन है नहीं इस केस में। ये लाइन अगर होती, मतलब ये वाली एनर्जी भी पॉसिबल होती है ऑसिलेटर की। प्लैंक के आइडिया के बाद ये वाली एनर्जी पॉसिबल नहीं है। ऑसिलेटर की एनर्जी या तो एच न्यू होगी या सीधे क्या होगी, 2h न्यू। लेकिन जब तक प्लैंक के ऑसिलेटर का आइडिया नहीं था, तब तक इसके और इसके बीच का एनर्जी का एक्सचेंज कितना भी हो सकता है। 0 एनर्जी से स्टार्ट करें, हो सकता है ऑसिलेटर ने रेडिएशन से जरा सी एनर्जी एब्जॉर्ब की हो, 0.1 यूनिट की, ये वाली, ये तो इतनी एनर्जी भी हो सकती है ऑसिलेटर की, ये, या उससे भी कम एनर्जी एब्जॉर्ब की हो, 0.00001, तो ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। और कितनी भी एनर्जी, क्योंकि वो क्लासिकल पिक्चर में एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसका मतलब जो एनर्जी अलाउड एनर्जी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, कंटिन्यूस। कोई भी आप इस पैराबोला के अंदर कहीं पे भी एक एनर्जी लेवल की डिमांड करें तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करके वो इस एनर्जी लेवल पे पहुंच सकता है। तो ये क्लासिकल पिक्चर थी। क्लासिकल पिक्चर में एनर्जी लेवल्स, क्वांटम पिक्चर में एनर्जी लेवल्स, दोनों केस में एनर्जी लेवल इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, बट यहाँ एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूस हैं, यहाँ क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट अलग अलग। इनको मैंने यहाँ पे एक शब्द और लिखा होगा कहीं पे, एनर्जी लैडर। आपको ऐसा सोच सकते हैं, सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी के जैसे वो होते हैं पाए इक्वल डिस्टेंस पे। खैर आगे आप और तरह के क्वांटाइजेशन जब पढ़ेंगे तो हर जगह ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वांटाइजेशन का स्टेप हो वो बराबर साइज़ का हो। आप आगे कुछ इस तरह के क्वांटाइजेशन भी देखेंगे। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी लेवल्स जब हम निकालते हैं, ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर है। बाद में बोर मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके जब हम हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स निकालते हैं, जिसकी मदद से आप लाइमन बामर लाइन्स को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो उसके एनर्जी लेवल्स कुछ ऐसे होते हैं हाइड्रोजन के। डिस्क्रीट तो है, डिस्क्रीट होने का मतलब केवल ये अलग अलग, कंटिन्यूस नहीं है, लगातार। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये एनर्जी भी पॉसिबल है और ये भी और ये भी और ये भी और ये भी ना, एक एनर्जी और उसके बाद अगली एनर्जी सीधे कुछ दूरी पे है। लेकिन ये जो इनके बीच का अंतर है, एनर्जी लेवल्स के बीच का अंतर, ये चेंज हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ और कम हो गया। दिस हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में प्लैंक हाइपोथेसिस से डिस्क्रीटनेस तो आ ही रही है, क्वांटाइजेशन तो आ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो दूरी है किन्हीं भी दो लेवल्स की, इन्हें अगर आप लेवल्स बोलें, इसे थर्ड लेवल बोलें और इसे सेकंड लेवल बोलें, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, एच न्यू। फोर्थ और थर्ड के बीच का भी एच न्यू, सेवन्थ और सिक्स्थ के बीच का भी एच न्यू, 999 और 1000 वाले का भी एच न्यू। तो इक्वल डिस्टेंस पे आपके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, सिचुएटेड हैं। तो इसी को मैंने एनर्जी लैडर लिखा है। आप इसको एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं। अरे एक कदम ऊपर चढ़ गए सीढ़ी में, एक कदम और, कभी कभी नीचे भी उतर सकते हैं, इमिशन एब्जॉर्प्शन। तो ये ओके बस। तो और इस चीज़ को आप एक और सेंस में भी यहीं पे से एक सोचना शुरू कर दीजिए। अगर इस पिक्चर में इस और इस लेवल के बीच का डिफरेंस कितना है, एच न्यू। कोई भी दो लेवल्स के बीच का डिफरेंस एच है। अगर एच की वैल्यू जितनी है, एक्चुअल वैल्यू ये होती है, वो खुद बहुत कम है, लेकिन अगर उससे वैल्यू और भी कम हो जाए तो अभी आपके दो लेवल्स के बीच की लाइन ये बन रही है, एक की लाइन ये, एक की लाइन ये, इनके बीच का गैप कितना है, एच न्यू। अगर एच की वैल्यू कम हो जाए, न्यू उतनी रहे, उसी फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर को आप देख रहे हैं, लेकिन एच अगर हमारे ब्रह्मांड में कम होता, वैसे वो कांस्टेंट है पर सोचिए अगर एच कम होता तो मतलब ये गैप क्या हो जाता, कम। तो ये गैप कम हो जाता। एच अगर और छोटा हो जाए तो ये गैप और कम, और एच टेंडिंग टू जीरो में क्या होता, ये लेवल और ये लेवल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और इस तरह से अगर ये सारे लेवल्स एक दूसरे से चिपक जाएं, एच कम होकर चिपक जाएं, तो ये फिगर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंटिन्यूस में। आशय ये है जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अभी आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, पर ये क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो चुका है। ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। एच टेंडिंग टू ज़ीरो अगर आप किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में लेते हैं तो बेसिकली आप क्लासिकल मैकेनिक्स में लौट गए। ओके, तो इस चीज़ को आगे आप ध्यान रखेंगे जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिकल कोई सिस्टम है तो उसमें आपको एच दिखेगा,
तो अगर आप h टेंडिंग टू जीरो लिमिट उस सिस्टम की अगर ले सकें तो इसका मतलब है आप उसी सिस्टम को अब की बार क्लासिकल मैकेनिक्स के नज़रिए से देख रहे हैं, उसी सिस्टम का एनालिसिस आप क्लासिकल मैकेनिक्स से कर रहे हैं। ओके, सो h टेंड्स टू जीरो करस्पॉन्ड्स टू द क्लासिकल लिमिट। इसको हम सिंपल एक शब्द में ऐसे कह देते हैं, एक वाक्य में, h टेंडिंग टू जीरो लिमिट्स करस्पॉन्ड टू द क्लासिकल पिक्चर। ओके, अच्छा, तो अब आप ये समझ गए हैं, तो अब हमें नया बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट जस्ट फिगर देखें। यहाँ मैंने 3 ऑसिलेटर्स दिखाए हैं, वॉल्स में हर फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर हैं। ये किसी न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर हैं, ये कोई न्यू डैश फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर है, ठीक है। न्यू डैश न्यू से ज़्यादा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है, और एक न्यू डबल डैश फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर है, उसकी एनर्जी इससे भी ज़्यादा है। तो ये जो मैंने फिगर यहाँ पे एक ऑसिलेटर के लिए बनाया था न्यू फ्रीक्वेंसी का, अगर मैं इन तीनों के लिए अलग अलग इस फिगर को बनाऊँ तो होगा क्या, इसके एनर्जी लेवल्स भी क्वांटाइज्ड होंगे। न्यू फ्रीक्वेंसी का है तो इसके एनर्जी लेवल्स 0 पे होंगे, 1 h न्यू पे होंगे, 2 h न्यू पे होंगे, 3 h न्यू पे होंगे, 4 h न्यू पे होंगे। और जनरल कोई अगर मैं लिखूँ n h न्यू, n अगर कोई इंटीजर है तो उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। तो जनरल एक्सप्रेशन इसके nth एनर्जी लेवल, nth मतलब हम यहाँ से गिनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो सेकंड वाले की एनर्जी 2 h न्यू है, थर्ड वाले की 3 है, तो nth वाले की एनर्जी कितनी होगी, n h न्यू। तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके लिए कुछ आप एक इस प्रकार का जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, n h न्यू, n की वैल्यू 0, 1, 2, 0 माना इस वाले को। हाँ, एक शब्द मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने लिखा था, ये जो सबसे लोएस्ट एनर्जी जो 0 h न्यू वाली जो है, 0 वाली, सिंपली h न्यू बोलने की जरूरत नहीं, ये इसे हम कहते हैं ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट है। क्लास जिस सेंस में हम अभी देख रहे हैं, ग्राउंड स्टेट का मतलब है ऑसिलेटर पे 0 एनर्जी है, और 0 एनर्जी होने का मतलब है ऑसिलेटर बिल्कुल ऑसिलेट नहीं कर रहा है, वो स्टेशनरी है। तो किसी भी सिस्टम की जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो ये इस समय हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट ये है। बाद में जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे समथिंग कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। ओके, तो वहाँ पे ये आइडिया थोड़ा सी चेंज हो जाएगा, बट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ओके, लेट मी नॉट गो इनटू दैट। तो न्यू फ्रीक्वेंसी कोई कुछ भी है तो उसके वो वाला ऑसिलेटर आपको इस तरह सोचना चाहिए, न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर अगर दीवार में है, और बहुत सारे हैं ऐसे न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स दीवारों में बहुत सारे होंगे, तो अगर रैंडमली हम उनमें से कोई एक ऑसिलेटर पिक करें तो उसकी एनर्जी आपको कितनी मिलेगी। आप केवल ये कह सकते हैं भाई या तो वो 0 एनर्जी का मिलेगा, हो सकता है उस ऑसिलेटर की एनर्जी जो, या वो हो सकता है उस ऑसिलेटर की एनर्जी 1 h न्यू, या हो सकता है उस ऑसिलेटर की एनर्जी 2 h न्यू या 3 h न्यू। मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर आपको n h न्यू वाले एनर्जी लेवल में ही मिलेगा, इसके अलावा किसी और एनर्जी लेवल में नहीं मिल सकता है। ऐसे ही कोई दूसरा ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, न्यू डैश, तो उसके अलाउड एनर्जी लेवल्स 0 h न्यू डैश, क्योंकि यहाँ पैकेट्स का साइज जो है, जो रेडिएशन के साथ ये न्यू डैश फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे जो पैकेट्स का साइज है जिसको मैं सिंबॉलिकली ऐसे दिखा रहा हूँ वो होगा इस समय h न्यू डैश। तो इसके अलाउड एनर्जी लेवल 0 से मिनिमम एनर्जी 0, जब न्यू डैश फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर ऑसिलेट नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है 0, और इसने अगर एक क्वांटा एब्जॉर्ब किया तो h न्यू डैश, 2 एब्जॉर्ब किए 2 h न्यू डैश, 3 किए 3 h न्यू डैश, तो इन जनरल n h न्यू डैश। और इनको मैंने इनसे थोड़ा लार्जर दिखाने की कोशिश की है, यहाँ हर 2 लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस h न्यू है, यहाँ h न्यू डैश। तो अगर हमने ये माना है न्यू डैश न्यू से ज़्यादा है तो ये इसको सिंपली यहाँ पे क्वांटा का साइज़ कम था तो एनर्जी का लेवल्स के बीच का डिफरेंस कम है, क्वांटा का साइज़ बड़ा है, क्वालिटेटिवली है छोटे क्वांटा, एनर्जी का पैकेट छोटे साइज़ के हैं, तो ठीक है, ऑसिलेटर की एनर्जी अलाउड एनर्जी जो है उनके बीच का अंतर कम कम है। क्वांटा बड़े बड़े हैं तो अलाउड एनर्जीज़ के बीच का गैप बड़ा बड़ा है। ये 1-1 किलो के चीनी के पैकेट, तो आपके हाथ में या तो 0 किलो चीनी, या 1 किलो, या 2 किलो, या 3 किलो, या 4 किलो, या 5 किलो है चीनी। और अगर पैकेट का साइज़ 10 किलो का हो तो बड़ा पैकेट, तो आपके हाथ में चीनी या तो 0, सबसे नीचे मिनिमम तो 0 ही रहेगा, ग्राउंड स्टेट सबकी बराबर है, बट फिर मिनिमम एनर्जी जो आपके हाथ में आएगी, अब 1 किलो भी नहीं मांग सकते आप चीनी, अगर पैकेट 10 किलो का है, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, ज़्यादा बड़े पैकेट। और पैकेट अगर और बड़े हो गए न्यू डबल डैश के, माना पैकेट 50 किलो के हो गए, एक पैकेट बोरा है, पैकेट क्या वो तो बोरा का कट्टा है, बट उसको आप काट के उसमें से निकाल नहीं सकते हैं, होगा तो इतने बड़े पैकेट का एक्सचेंज होगा सीधे एक टाइम पे, इतने बड़े पैकेट का। तो 50 kg का अगर पैकेट है तो 50, 100, 150, 200, ओके, तो क्वांटा दिस। तो ये मैंने इस तरह से दिखाया, द साइज ऑफ क्वांटा बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। अगर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप सोचें, ये कोई फ्रीक्वेंसी उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो जो क्वांटा का साइज़ है वो भी बढ़ रहा है। ओके, जैसे एक क्वांटा का साइज़ बढ़ रहा है, और उससे एनर्जी अलाउड, ये है, इसे आप कहेंगे अलाउड एनर्जी लेवल्स ऑफ द ऑसिलेटर। न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर के अलाउड एनर्जी लेवल्स मैथमेटिकल फॉर्म में सिंपली है
न्यू डैश फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर के अलाउड एनर्जी लेवल्स मैथमेटिकल फॉर्म में सिंपली है, न्यू डबल डैश वाले के ये। तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो क्वांटा का साइज़ है या दो लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस है वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। और उसका रीज़न सिंपली ये है, सबसे शुरू में मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा था, प्लैंक हाइपोथेसिस, जब तक प्लैंक कांस्टेंट को नहीं लाए थे, क्वांटा का साइज़ जो है, जितना एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो खुद फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, न्यू से ज़्यादा न्यू डैश, उससे ज़्यादा न्यू डबल डैश, तो डेफिनेटली पैकेट का साइज़ बढ़ेगा। ओके, तो अब फिर हम उस सवाल पे आ गए। बाकी कैलकुलेशन मुझे वैसी ही करनी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, जैसे रेले जीन्स लॉ में हमने की थी, और बाकी एजम्पशंस भी उसके जैसे हैं, केवल चेंज ये वाला पॉइंट हुआ है। इस वाले पॉइंट के कारण केवल ये फिगर इसमें बदल गया। आपको इस तरह सोचना है, क्लासिकल केस में ये फिगर था एनर्जी, पॉसिबल एनर्जीज़ का, क्वांटम केस में ये फिगर ऐसा बन चुका है। मैं इसे क्वांटम केस कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे मुझे बोलना चाहिए प्लैंक हाइपोथेसिस के बाद। रेले जीन्स या क्लासिकल आइडिया में और किसी ऑसिलेटर की अलाउड एनर्जीज़ का ग्राफ ऐसा है, सारी पॉसिबल एनर्जीज़ हैं। लेकिन अब न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की अलाउड एनर्जीज़ केवल ये हैं, न्यू डैश वाले की अलग हैं। ये फिगर मैंने इसलिए बनाया था, न्यू और न्यू डैश वाले के अलाउड एनर्जी लेवल अलग हैं, पर किसी के लिए भी आपको क्वांटाइजेशन दिखेगा। इसके लिए भी क्वांटाइजेशन है, इसके लिए भी क्वांटाइजेशन है, इसके लिए भी क्वांटाइजेशन है। तो इस क्वांटाइजेशन का एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये एवरेज एनर्जी हम क्यों कंप्यूट कर रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन हम वैसे ही निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ मोड्स को एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर से मल्टीप्लाई करके। तो लेकिन अब देखना ये है, अगर एनर्जी के अलाउड लेवल्स ये हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर या तो जीरो एनर्जी का हो सकता है, या एच न्यू एनर्जी का, या 2h न्यू एनर्जी का, या 3h न्यू एनर्जी, या NH न्यू एनर्जी का इन जनरल, तो फिर उनकी थर्मल इक्विलिब्रियम में एवरेज एनर्जी कितनी होती है न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की? तो यही सवाल हमने यहाँ पे पूछा है, दिस व्हाट इज़ द एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू? न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की औसत ऊर्जा कितनी है? यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ जो है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अब हम केवल एक फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर पे कंसंट्रेट करेंगे, जनरल कोई न्यू फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर वॉल्स में बहुत सारे हैं, उनमें से हो सकता है कोई 3h न्यू एनर्जी पे हो, कोई 7h न्यू एनर्जी पे हो, कोई 0h न्यू पे हो, कोई 15h न्यू पे हो। न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर इन एनर्जीज़ के साथ पाए जा सकते हैं। तो न्यू फ्रीक्वेंसी के अगर वॉल्स में 1 करोड़ ऑसिलेटर है माना, वेरी लार्ज नंबर होगा 1 करोड़, तो उस 1 करोड़ में से हो सकता है 50,000 2h न्यू वाली एनर्जी स्टेट में हो और 20,000 7h न्यू वाली एनर्जी में हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है न्यू फ्रीक्वेंसी के कितने ऑसिलेटर्स किस एनर्जी के साथ पाए जा रहे हैं। पाया तो उन्होंने इन एनर्जीज़ में जाना है, इनके अलावा एनर्जीज़ में न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर आपको इस एनर्जी के साथ नहीं मिल सकता है, मिलेगा तो इसी एनर्जी के साथ, या तो 0 के साथ, या h न्यू के साथ, या 2h न्यू के साथ, या 3h न्यू। तो अब सवाल यह है 3h न्यू एनर्जी वाले कितने हैं, और 4h न्यू वाले कितने हैं, और 5h न्यू वाले कितने हैं, या इन जनरल NH न्यू एनर्जी वाले कितने ऑसिलेटर्स हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी वाले कितने ऑसिलेटर इस समय NH न्यू एनर्जी के साथ हैं, तब हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस समय जो सवाल मैंने पूछा है उसको मैंने ऐसे लिखा है, एवरेज का सिंबल, एनर्जी ऑसिलेटर की, न्यू फ्रीक्वेंसी वाला, और ये डैश करके PL फॉर प्लैंकियन। प्लैंक की हाइपोथेसिस के हिसाब से जो ऑसिलेटर है, ये जो ऑसिलेटर है इसको हम क्लासिकल ऑसिलेटर कहते हैं, और ये है प्लैंकियन ऑसिलेटर। प्लैंक के हिसाब से ऑसिलेटर का बिहेवियर ऐसा होता है, क्लासिकल आइडियाज़ के आधार पे ऐसा होता है। तो अब हम एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर की निकाल रहे हैं न्यू फ्रीक्वेंसी वाले के, यहाँ तक मैंने पहले भी लिखा था, लेकिन अब की बार हमारा ऑसिलेटर क्या है, प्लैंकियन, या बाद में इसी को आप क्वांटम भी कह सकते हैं। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, हम उसकी एवरेज एनर्जी कंप्यूट करना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे? हम वॉल्स में केवल न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। आप इसे इस तरह सोचिए, ये वॉल्स जो हैं इसमें न्यू फ्रीक्वेंसी के भी ऑसिलेटर्स हैं, और न्यू डैश फ्रीक्वेंसी के भी हैं, और न्यू डबल डैश के भी हैं, और ट्रिपल डैश के भी, सारी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज़ के कई ऑसिलेटर्स हैं। ऐसा नहीं है न्यू फ्रीक्वेंसी का केवल एक ऑसिलेटर है, वो न्यू फ्रीक्वेंसी के ही हज़ारों करोड़ों ऑसिलेटर हैं। नंबर मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। फिर न्यू डैश फ्रीक्वेंसी के भी ऐसी हैं लाखों करोड़ों, न्यू डबल डैश के भी हैं। तो हर फ्रीक्वेंसी के लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं। लेकिन अब आप केवल न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर पे भी कंसंट्रेट करें कि हाँ, हम न्यू वालों की औसत ऊर्जा निकाल देते हैं। क्यों न्यू वालों की औसत ऊर्जा क्यों निकालनी पड़ रही है? अरे न्यू वालों की सबकी एनर्जी बराबर थोड़ी है। न्यू वालों में से किसी की एनर्जी 0 हो सकती है, और न्यू वालों में से कोई हो सकता है 1h न्यू वाली स्टेट में हो, और हो सकता है कोई 3h न्यू वाली स्टेट में हो, और कोई 50h न्यू वाली में हो। तो फिर हम औसत निकालना चाह रहे हैं, अच्छा न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी कितनी है। तो हम केवल वी आर जस्ट लुकिंग एट द ऑसिलेटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इन द वॉल्स। अब की बार हम वॉल्स में केवल जो न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स हैं केवल उन पर ध्यान दे रहे हैं।
तो फिर से मैंने न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए यही फिगर जो हम कई बार बना चुके हैं बनाया। न्यू फ्रीक्वेंसी के कोई ऑसिलेटर, ये एक ऑसिलेटर नहीं है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी के सारे ऑसिलेटर्स का डिस्क्रिप्शन मैं इस फिगर से कर रहा हूँ। इस फिगर से करने का मतलब, अब मैंने यहाँ दो चीज़ लिखी हैं, अलाउड एनर्जीज और पॉपुलेशन। क्या मतलब है? न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर जीरो एनर्जी के साथ हो सकता है, ये इतनी एनर्जी वाला हो सकता है न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर, बिल्कुल वाइब्रेट ना कर रहा हो, जीरो एनर्जी का। लेकिन अगर उसकी एनर्जी जीरो होती है तो इस स्टेट में कितने ऐसे ऑसिलेटर्स होंगे? बोल्ट्जमैन का लॉ आप ध्यान करें, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस एनर्जी अपॉन kt। n0 कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू में हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो हम समझ सकते हैं क्या है, बट कोई कांस्टेंट होता है, और e टू द पावर एनर्जी अपॉन kt। तो इस लेवल में अगर वो है तो उसकी एनर्जी कितनी है? जीरो। तो e टू द पावर जीरो, बाकी फैक्टर रखने की जरूरत नहीं है, e टू द पावर जीरो, n0 e टू द पावर जीरो। न्यू फ्रीक्वेंसी के वो ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी जीरो है उनकी पॉपुलेशन ये लिखी हुई है n0 टाइम्स e टू द पावर जीरो। लेकिन न्यू फ्रीक्वेंसी के कुछ ऑसिलेटर्स इस लेवल में भी हो सकते हैं। इस लेवल में मतलब उनकी एनर्जी कितनी? एच न्यू। अलाउड एनर्जी के हिसाब से एच न्यू एनर्जी वाले भी हो सकते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी के कुछ ऑसिलेटर। कितने होंगे वो आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनका नंबर होगा वही कांस्टेंट n0। इनकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू। ये एनर्जी लेवल एच न्यू के करस्पॉन्डिंग है। तो एच न्यू एनर्जी वाले की पॉपुलेशन निकालनी है तो ई की जगह एच न्यू रखो, एच न्यू अपॉन kt। ऐसे ही न्यू फ्रीक्वेंसी के कुछ ऑसिलेटर्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी 2h है, तो उनका नंबर या उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी? n0 वही कांस्टेंट e टू द पावर 2h अपॉन kt। तो जनरल बात करते हैं, 2, 3, 4 के टर्म में बात नहीं करते हैं। NH एनर्जी वाले जो ऑसिलेटर्स हैं, n कोई इंटीजर है, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 1000 एनीथिंग। NH वाले जो एनर्जी वाले हैं 1, 2, 3, 4 का जनरल NH। तो ऐसे वाले कुल मिला के वॉल्स में कितने ऑसिलेटर हैं NH एनर्जी वाले? E की जगह NH रख दो, ये n0 e टू द पावर माइनस NH अपॉन kt। ये दिखने में थोड़ा छोटा लग रहा होगा बट मैं स्कैन कॉपी आपको भेजूंगा इसकी, तो यू विल सी। तो ये पता लग गया कितनी एनर्जी वाले कितने हैं। आपको अगर क्लासिकल कैलकुलेशन ध्यान हो, वहाँ भी एवरेज एनर्जी के लिए बस इसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, भाई इतनी एनर्जी वाले कितने हैं। अब की बार एनर्जी डिस्क्रीट हो गई, वो अलग एस्पेक्ट है, बट बाकी सब चीज़ वही है। NH एनर्जी वाले इतने हैं, तो अब आप एवरेज एनर्जी कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, वी हैव एनर्जी लेवल्स, अलाउड एनर्जीज ऑफ ईच लेवल। हर लेवल की एनर्जी मुझे पता है, 0, 1, 2 या जनरल NH। वी हैव एनर्जी लेवल्स, अलाउड एनर्जीज एज वेल एज द पॉपुलेशन ऑफ ईच लेवल। और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे हर लेवल की पॉपुलेशन भी पता है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। जनरल NH एनर्जी लेवल वाले की n0 e टू द पावर NH अपॉन kt। आप n की जगह 1 रखें, एनर्जी एच बनेगी, और पॉपुलेशन e टू द पावर माइनस एच अपॉन kt, ये वाला एक्सप्रेशन। n की जगह 2 रखो, ये वाला लेवल, ये वाली पॉपुलेशन। n की जगह 3 रखो, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ओके, बस। तो हमारे पास हर लेवल की एनर्जी भी है और हर लेवल की पॉपुलेशन भी है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से, सो वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी। फिर उससे पहले एक चीज़ देखिए, ये जो जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैथमेटिकली मुझे कल एक इक्वेशन लिखनी है। पॉपुलेशन n मतलब कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं जिनकी एनर्जी है En के बराबर। En मैंने किस चीज़ को लिखा है? ये मैंने E भी नहीं लिखा है, बल्कि अगर मैंने इसे एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखा है, एप्सिलॉन n। nth वाला जो लेवल है उसकी एनर्जी NH न्यू, फर्स्ट वाले लेवल की एनर्जी 1H न्यू, और बाद में आप इसे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी ये टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करते हैं। सबसे लोएस्ट स्टेट को ग्राउंड स्टेट, और इस स्टेट को आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं सामान्यतः, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहाँ पे तो मैं सामान्य शब्द इस्तेमाल करूँगा, 0th लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। ओके, तो nth लेवल में अगर वो पर्टिकुलर ऑसिलेटर है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? NH न्यू। तो उसको मैंने ऐसे लिखा है। तो इतनी एनर्जी वाले कितने ऑसिलेटर्स हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विद एनर्जी En, वो कितने हैं? n0 e टू द पावर एनर्जी की वैल्यू NH न्यू अपॉन kt। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, ये NEN जो है, वास्तव में आपको ये समझना चाहिए, NEN तो है नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विद एनर्जी En, लेकिन कौन से वाले? न्यू फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर्स। क्योंकि आप सोचिए, न्यू के अलावा यही कहानी आपको न्यू डैश वाले ऑसिलेटर्स के लिए अलग से लिखनी पड़ेगी, और न्यू डबल डैश के लिए। तो हम तो केवल एक फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं,
लेकिन उनका नंबर भी बहुत 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 लार्ज है, तो हम केवल उन्हीं का एवरेज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से अलग से निकाल रहे हैं, केवल न्यू फ्रीक्वेंसी वालों पे कंसंट्रेट किया है। तो उस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे न्यू चाहे तो लिख सकते हैं, बट ये अननेसेसरी है इस केस में। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी यहाँ पे, ये लाइन इसीलिए मैंने लिखी, हम केवल न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स की चर्चा कर रहे हैं। तो मतलब जो भी कैलकुलेशन मैं इस समय कर रहा हूँ वो केवल न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लाई होगी, ओके, न्यू के लिए। तो ये इतना एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज टेक्निकली इसको ऐसा लिखाना चाहिए। एन का मतलब पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन? ऐसे ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी कितनी है, EN। लेकिन कौन से वाले? जिनकी अपने आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कितनी थी, न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी EN है, उनकी पॉपुलेशन। और ऐसे ही ये जो कांस्टेंट N0 होता है, N0 आप जानते हैं, N0 को आप बहुत इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, e⁻0 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये N0 ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन है। जीरो एनर्जी वाले ऑसिलेटर्स का नंबर इतना था और e⁻0 1 होता है N0। तो रिवर्स में बोलें N0 ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन है। लेकिन और क्लियरली मुझे इसे ऐसा बोलना चाहिए, N0 न्यू ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन है, लेकिन ग्राउंड स्टेट किसकी? न्यू फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर की। आप इसको इस तरह सोचिए, यहाँ पे इन दोनों फिगर्स को एक साथ देखो। न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर जीरो एनर्जी वाले माना 1000 है, जबकि उसी टाइम पे, उसी टेम्परेचर पे न्यू डैश फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में है, उनका नंबर माना 3000 है। तो ये N0 है, लेकिन ये न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए N0 की वैल्यू 1000 है, जबकि न्यू डैश फ्रीक्वेंसी के लिए N0 की वैल्यू, N0 मतलब ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन, वो 3000 है। तो N0 बेसिकली जो है, आप किस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं ये आपको बताना चाहिए। ऐसे ही N किस फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रहे हैं बताना चाहिए। बट इतना मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये न्यू और ये न्यू नहीं लिखूंगा। रीज़न ये है, हम बात ही अब केवल न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स की कर रहे हैं, ओके। न्यू फ्रीक्वेंसी कोई जनरल है, न्यू डैश न्यू का काम भी कर सकता है, न्यू डैश का काम भी कर सकता है, न्यू डबल डैश का काम भी कर सकता है, ओके। तो हम एक जनरल ऑसिलेटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये अननेसेसरी का न्यू हम नहीं लिखेंगे, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट। तो अब एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू फ्रीक्वेंसी के जितने ऑसिलेटर्स वॉल्स में हैं, उनकी सबकी एनर्जी को पहले एक बार ऐड कर देंगे। ई का टोटल करो, किसका? न्यू फ्रीक्वेंसी के सारे ऑसिलेटर्स का। यहाँ पे मैंने इसे क्लियरली लिखा है क्योंकि हम न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर, प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी निकाल रहे हैं। तो न्यू फ्रीक्वेंसी के जितने भी ऑसिलेटर्स दीवारों में हैं, ये एक आपको ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, जहाँ जहाँ भी जो मिला उसको साथ साथ उसकी एनर्जी को भी रीड कर लो। तो जितने ऑसिलेटर्स दीवारों में न्यू फ्रीक्वेंसी के हैं, पहले तो उन सबकी एनर्जी को टोटल कर लेंगे और उसे ऐसे न्यू फ्रीक्वेंसी के कुल जितने ऑसिलेटर्स वॉल्स में हैं उससे डिवाइड कर देंगे। माना 1 2 3 4 5, हमने काउंट करके देखे, माना 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे टोटल एनर्जी पर। लेकिन एक्चुअली ये नंबर हम ऐसे निकालेंगे, ये जीरो एनर्जी वाले कितने? इतने। तो इन सबकी एनर्जी कितनी होगी? केवल इन वालों की, हर किसी की एनर्जी जीरो है और खुद उनका नंबर कितना है? इतना। तो इन सबका एनर्जी में, टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन जो है 0 × N0। एच न्यू एनर्जी वाले इतने हैं, एक एक की एनर्जी एच न्यू है, पर उनका कुल नंबर कितना है? इतना, पॉपुलेशन इतनी है। एच न्यू एनर्जी वाले 20 है, माना ये नंबर 20 के बराबर है, तो टोटल एनर्जी में इनका कंट्रीब्यूशन 20 गुणा गया एच न्यू। पहले की एनर्जी एच न्यू, दूसरे की एनर्जी एच न्यू, तीसरे की एनर्जी एच न्यू, कुल मिला के एच न्यू एनर्जी वालों की पॉपुलेशन कितनी है? 20 मतलब ये फैक्टर, तो दिस इनटू दिस एनर्जी में कंट्रीब्यूशन। ऐसे ही 2 एच न्यू वालों का एक एक की एनर्जी 2 एच न्यू है और उनकी पॉपुलेशन कितनी है? इतनी, तो इनका टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन 2 एच न्यू इंटू दिस थिंग। ऐसे ही इन जनरल एन एच न्यू जो एनर्जी वाले हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी पॉपुलेशन कितनी है? इतनी, तो इनकी टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एक एक की एनर्जी एन एच न्यू इंटू उनकी पॉपुलेशन, तो एन एच न्यू इंटू दिस फैक्टर। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी है। मैं इस कैलकुलेशन को अभी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको जो करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी निकालने के लिए जीरो एनर्जी इंटू जीरो एनर्जी वालों की पॉपुलेशन, प्लस एच न्यू एनर्जी इंटू एच न्यू एनर्जी वालों की पॉपुलेशन, प्लस ये इसी के साथ चल रहा है, प्लस 2 एच न्यू एनर्जी इंटू 2 एच न्यू वालों की पॉपुलेशन, प्लस 3 एच न्यू वालों की पॉपुलेशन, प्लस प्लस प्लस, और ऐसा आपको इन्फिनिटी तक। तो आपको एक इनफाइनाइट सीरीज सम करना है, ये एक सीरीज़ है, तो एक इनफाइनाइट सीरीज सम आपको करना है। तो ये तो आपको न्यूमरेटर देगा टोटल एनर्जी, उन न्यू फ्रीक्वेंसी के सारे ऑसिलेटर्स की कुल मिला के कितनी एनर्जी है, और आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा न्यू फ्रीक्वेंसी के कुल मिला के दीवारों में कितने ऑसिलेटर हैं। तो ये काउंटिंग आपने ऐसे नहीं करनी है 1 2 3 4, वो काउंटिंग आपने यहाँ से करनी है। भाई जीरो एनर्जी वाले इतने हैं, और उसके बाद जो अगली एनर्जी है एच न्यू, मुझे अब एनर्जी से मतलब नहीं है, अब तो मैं केवल ऑसिलेटर्स का नंबर काउंट कर रहा हूँ। तो एच न्यू एनर्जी वाले इतने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 2 एच न्यू वाले हैं और वो इतने हैं, और कुछ 3 एच न्यू वाले वो इतने हैं। तो इन नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू मिल जाएगा। तो मुझे इनको ऐड करना है डिनोमिनेटर में, N0 e⁻0
ई पावर 0 को मैं 1 लिख सकता था, पर मैंने डेलिबरेटली ई पावर 0 रखा है। n0 प्लस ये नंबर n0 e टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस n0 e टू पावर माइनस 2 h न्यू अपॉन के टी प्लस n0 e टू पावर माइनस 3 h न्यू अपॉन के टी प्लस 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 प्लस। तो ये दो सीरीज़ का सम अगर हम कर लें, और मैं आपके लिए टास्क की तरह भी छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा, बट मीन वाला ट्राई कर सकते हैं, एवरेज एनर्जी निकल आएगी और तब हमारा प्लैंक्स लॉ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बाकी सब वैसा ही है जैसा रेले जीन्स लॉ में किया है, क्लासिकल पिक्चर में किया है, बस एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर जो है वो बदल जाएगी। और उसके बदलने का कारण, क्लासिकल पिक्चर में ये अलाउड एनर्जीज थी, क्वांटम पिक्चर में, प्लैंकियन पिक्चर में ये अलाउड एनर्जीज है। तो इससे एवरेज एनर्जी के एक्सप्रेशन में फ़र्क आएगा, और बाकी सब वही सेम कैलकुलेशंस करके इस पॉइंट को अभी भूल जाइए, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन फॉर द टाइम बिंग। थैंक यू एवरीबॉडी।